name is Sunidhi and you're watching me on my YouTube channel देख रहे हो लोग. So CET PG के आंसर की आउट हो चुकी है and today we are going to solve for development and labor studies. We are going to make two videos, one for social work and one for development and labor studies. So this video is basically for labor studies, development and labor studies, and the answers would be according to the answer key which is being released by NTA itself. So let's start. So this is basically CET PG 2024 Development and Labor Studies paper. One of my friend gave this paper, so I got it from her. एंड पूरा पेपर इंग्लिश में है, तो इसको देख के मत घबराइएगा कि पेपर इंग्लिश में ही आता है. हिंदी में भी पेपर आप दे सकते हैं जब ये बिकॉज इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड पेपर, आप कंप्यूटर पे देते हैं, ये कोई पेपर पेन वाला पेपर नहीं है, एग्जाम नहीं है. तो इसमें क्या होता है कि आपको दो ऑप्शन देते हैं, हिंदी या इंग्लिश चूज करने के लिए. अगर आप हिंदी चूज करते हो तो पूरा पेपर हिंदी में आएगा, आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश में आएगा. बिकॉज मेरे पास इंग्लिश का पेपर है इसलिए मैं इंग्लिश का पेपर सॉल्व करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइटर चूज कर लेते हैं. The first question is the main features of globalization are, there are 5 options: integration of markets around the world, tolerance for one another among nation states, getting connected to the global economy, mediation by United Nations to settle disputes between nations, and increase in movement of commodities, money, information and people. And there are 3 correct options according to NTA. So what's our correct option is? Answer number 3. Just a second. मेरी दोस्त ने भी ये आंसर करेक्ट दिया और एनटीए ने भी ऑप्शन नंबर 3 को ही करेक्ट बताया है. बेसिकली A, C and E, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड, एंड C1 is getting connected to the global economy and increase in movement of commodities, money, information and people. Next question is, dash is defined as the fixed image or set of characteristics representing an individual or group but which may or may not be true in reality. 4 options are marginalization, stereotype, discrimination, mistreated. And the right answer for us is 2. मेरे दोस्त ने ये भी आंसर सही दिया है. यहाँ लिखा होता है देखो, ये चूजन ऑप्शन है ना, ये मेरे दोस्त ने दिया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स अ मैच द फॉलोइंग. सो इट्स रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले. सो ये इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ दे रखा है, लाइक साबरमती आश्रम पढ़ के समझ में आ रहा है महात्मा गांधी है. तो द राइट आंसर फॉर दिस इज आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3. ओके, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ये है ए का 3, बेसिकली दिस, बी का 1 साबरमती आश्रम, सी का 2 दयानंद सरस्वती आर्य समाज, एंड डी इज फॉर सप्तश्वर समाज. सो या इट वाज एन इजी, इट्स एन इजी क्वेश्चन, मुझे भी आता है. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज, इट्स अगेन द मैच द फॉलोइंग. बड़ा कर देगा. इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री. ये सब मिनिस्ट्रीज के 4 नाम दे रखे हैं और इनसे रिलेटेड कोई ना कोई स्कीम या ये सब दे रखी है. एंड एक मिनट. एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 1. So this one, option number 1, which is option number 1 says कि 1 is 4, like Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, राष्ट्रीय विकास कृषि विकास योजना. B is for 1, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Consumer Cooperatives. C is for Ministry of Chemical and Fertilizers, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. एंड D1 is for Promote Industrial Development. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इसमें बताना है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम. तो द ऑप्शंस आर प्रैक्टिस ऑफ एक्सोगेमी, प्रैक्टिस ऑफ एंडोगेमी, सोशल एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, सोशल इंक्लूजन. और इसमें से 3 आंसर हैं जो करेक्ट है. तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2. तो बेसिकली 2 कहाँ है? ये वाला, BCD. B is practice of endogamy, social exclusion, and D1 the principle of purity and pollution. So these are the characteristics of caste system. तो basically sociology से भी related है questions. Next question is question number 6. स्क्रीन को बड़ा कर दें. The ministry has developed a unified web portal, श्रम सुविधा पोर्टल. तो ये बेसिकली ये करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. ये किसी न किसी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है और इसमें हम क्या ही रीड कर, आप रीड कर लीजिएगा ऑप्शंस को. क्वेश्चन नंबर 6 द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3. इसमें सिर्फ बी ऑप्शन सही है, जो कि कह रहे हैं टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज एंड फैसिलिटेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्लायंस. ओके, सो दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स एडमिनिस्टर्स द फॉलोइंग एक्ट्स एंड कोड्स. तो इसमें से ये कुछ एक्ट्स दे रखे हैं और कुछ कोड्स दे रखे हैं. तो इसमें से बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो किस चीज़ को एडमिनिस्टर करती है. तो इसमें जो हमारे राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2. A B C D, E को छोड़ के सब, E गलत हो गया, बाकी सब सही है. कंपनी एक्ट,
Indian Partnership Act, Insolvency Act, Code, and Competition Act. So this one. Question number 8, which is basically it's saying, in which year National Rural Livelihood Mission was renamed as Deen Dayal Upadhyaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, DUI NRLM. So the right answer for this is option number 4. तो 2016. तो दीन दयाल उपाध्याय योजना करंट अफेयर से रिलेटेड है, आसपास का. तो बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि एक्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और एक्ट्स भी है जो थोड़े कुछ सालों के हों, आसपास के, मतलब 5-6 सालों के अंतराल में हों, इंपॉर्टेंट होगी. क्वेश्चन नंबर 9, बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इसमें से कौन है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो ऑफकोर्स पता चल रहा होगा देख के. इट्स हाई इन्फ्लेशन. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 3. एक बार चेक भी कर लेते हैं. 91 का इट्स आंसर नंबर इज ऑप्शन नंबर 3. ओके, तो हाई इन्फ्लेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर मैच द फॉलोइंग अगेन. इट्स अ सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन. टेलकट पार्सन, कार्ल मार्क्स, C.H. कूले, ऑकबर्न. ठीक है, तो हमें मैच द फॉलोइंग करनी है, और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है 2. मैच कर लेते हैं चलिए. तो इसके हिसाब से देखा जाए तो A का होगा 3, टेलकट पार्सन सोशल चेंज. B का होगा 1, क्लास कन्फ्लिक्ट. ऑफकोर्स कार्ल मार्क्स का थ्योरी ही है क्लास कन्फ्लिक्ट पे. C.H. कूले प्राइमरी एंड सेकेंडरी लो, एंड ऑकबर्न का कल्चरल लैग. तो दिस next question, and it's question number 11, which is basically which one of the following activity is not covered in primary sectors. इसमें से कौन सी चीज़ है जो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आती है? It's a little bit of common sensical question also, which is basically 4. Transport and storage does not come in primary sector because primary sector is basically agriculture. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज टर्शरी बोलते हैं ना, टर्शरी सेक्टर. ठीक है, तो बिकॉज इट्स अ सर्विस. ये ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इज सर्विस डिपार्टमेंट. अगेन क्वेश्चन नंबर 12, बेसिकली इसमें हमें कुछ एक्ट्स दे रखे हैं, एंड ये एक्ट्स ऑफकोर्स लेबर से रिलेटेड है. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट, एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट. एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन नंबर 1. मैच कर लेते हैं. 1 का पहला है मैटरनिटी बेनिफिट आया 1961 में, वर्कर्स कंपनसेशन केम इन 1923. सी वाला का आंसर हो जाएगा 1996, एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बेसिकली 2008. ओके, तो इससे हमें एक आइडिया भी मिलता है कि मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं. एक्ट्स आ गए अभी तक, कुछ रिसेंट के एक्ट्स आ गए, कुछ सोशोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, और थोड़ा कुछ कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन आ गए जो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एंड टर्शियरी सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीति आयोग के साल की मतलब स्थापना पूछी है, कब हुआ. RBI हो गया, फेड हो गया, गुड्स एंड सर्विस एक्ट, टैक्स एक्ट, GST काउंसिल. ये 2017 का है, रट्टा पड़ा एकदम. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4. बेसिकली A का 3. 2000 नीति आयोग बेसिकली 2015. फॉर B टैफेड इट्स 1987, मुझे नहीं पता था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली 1935 स्थापना दिवस उनका, और ईयर उनका, एंड गुड्स एंड सर्विस एक्ट इज बेसिकली 2017. क्वेश्चन नंबर 14, बेसिकली the question saying the most commonly used technique for assessing personality are behavioral analysis, projective technique, self-report measures, psychometric test, creative visualization technique. This is basically a psychological question, psychology के उससे आया. एंड क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो करेक्ट हैं, और इसका राइट आंसर होगा 4. मेरे दोस्त ने गलत किया है, 2 लिखा है, 4 होगा इसका आंसर. बेसिकली C, behavioral analysis, projective technique, self-report measure, and D1 is psychometric test. Question number 15. When was Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which is MNREGA, was officially launched in India? The option are 2003, 4, 5, or 7. And the right answer for this is 3. 2005. देखा, MNREGA का क्वेश्चन पूछा है. Social stratification is based on the principle of social equality, social inequality, social justice, injustice, hierarchy. Basically, social stratification is they are asking. इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, एंड सोशल हायरार्की. जितना अब ये इट्स अ नेगेटिव क्वेश्चन. ठीक है, नेगेटिव अप्रोच लगानी है इसमें, हमको स्ट्रैटिफिकेशन दिखाना है, डिवीजन कौन चीज़ कर रहा है. तो हमारा राइट आंसर है देखो BDE, दैट्स द 4th वन. 39 चेक करिए आंसर से. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट सेव गार्ड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड, तो इट्स अ वेरी ट्रिकी वन ऑल्सो. तो आर्टिकल 330, 243, 350, 332, 361, और इसमें कोई तीन होंगे जो करेक्ट होंगे. एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 4.
दैट इज ए बी डी. A is for 330, B is 243 and D is आर्टिकल 332. मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है. तो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, या डीपीएसपी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, या फंडामेंटल राइट्स के, ये सब जो ये बेसिक पॉलिटी होती है, शेड्यूल्स पूछ लिया, 6 शेड्यूल में क्या है, पंचायती राज के शेड्यूल में आ गया, और ये सब चीज़ें जो हैं ये सब कॉमन क्वेश्चन हैं जो हर पेपर में ज़्यादातर आते हैं देखने. Then our next question is which one of the following is not a dimension index of human development index. हमें बताना है कौन सा नहीं है. एजुकेशन हमें पता होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, जीएनआई इंडेक्स भी होता है, ठीक है, इनकम पूछते हैं ना, तो कौन सा नहीं है. एम्पावरमेंट इंडेक्स. द ऑप्शन इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, इट्स एन इकोनॉमिक क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से आया है ये क्वेश्चन. अरे ऊपर हमने साइकोलॉजी का क्वेश्चन देखा, सोशोलॉजी का क्वेश्चन देखे, बेसिक क्वेश्चन देखे, एंड नाउ वी आर लुकिंग एट द इकोनॉमिक क्वेश्चन, इकोनॉमी वाला क्वेश्चन कोई. तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4. ठीक है, मुझे भी नहीं पता है, मैं भी एनटीए के हिसाब से ज़्यादा बता रही हूँ. ठीक है, आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट इट. एनटीए के हिसाब से पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हंगर इज नॉट रिटन बाय अल्फ्रेड मार्शल. किसने लिखी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं भी जानूंगी, मुझे भी पता चले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन आ गया, डीपीएसपी पे भी आ जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी आ जाता है. तो क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू वैल्यू द सोवेरेनिटी ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन वॉर. तो इसमें से हमारे कौन कौन सही है? एक ये सही है, ठीक है. सोवेरेनिटी ऑफ नेबरिंग नेशंस क्यों बचाएंगे, हमारी ड्यूटी नहीं है, ठीक है. ए सही है, बी सही है, डी भी, हाँ डी सही है, ई सही है. तो ए बी डी ई, ए बी डी, तो आंसर है 1. ये ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज गिवन द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ सॉरी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज गिवन द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी. सोशियोलॉजी का क्वेश्चन फिर से आ गया, और इसका आंसर है अगस्त कोट. 3 लॉ ऑफ सोसाइटी उन्हीं ने दिए हैं, ठीक है. कार्ल मार्क्स मत समझ लेना, कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर, इट्स ऑगस्ट कोट. ठीक है, तो 86. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज डन इन द ईयर डैश अंडर लॉर्ड रिपन. ठीक है, तो इसमें से कौन सा वाला होगा सही? मुझे लगता है इट वुड बी 2. लेट्स चेक इट ऑल्सो. यस, एनडीए ने भी बताया है कि आंसर नंबर 2 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फिर से एक सोशियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया. सिगमंड फ्रॉइड हैज प्रपोज्ड द 5 स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर ऑर्डर. तो हम चलो ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो एनटी के हिसाब से है ये 4th वन, तो लेट्स अरेंज इट नाउ. 4th के हिसाब से ए डी बी ई सी. ए ओरल स्टेज इज 1, डी एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, एंड 4th वन इज लेटेंसी, एंड 5th इज जेनेटिक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which committee was constituted in August 1991 which suggested reforms in tax structure. Economic question. So the right answer for this is option number 3, R. Select Committee. Oh my god. How many stages of development identified by Robert Ebbinghurst? पढ़ने में भी नहीं आएगा तो. The right answer for this is 4th option. Option number 4, basically 4. 6 stages. गलत हो गया. Which of the following is not an institutional source of agricultural credit? इसमें से कौन सा है जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है एग्रीकल्चर क्रेडिट का? ये थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. Which is the answer would be 4th one, rich landlords. Okay. Next question is who among the following was the finance minister of India during introduction of new economic policy 1991? ये तो हमारे मनमोहन सिंह जी हैं. LEG, liberalization, privatization and globalization. The answer is 3. Next question is who has authored the book Planned Economy for India in 1934? And the right answer is option number 1, this. Okay, M. Vishwavarya. Okay, pronunciation मेरा इतना अच्छा नहीं, तो don't mind. फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग. अब पूछ रहे हैं ट्रेड यूनियन दे रखी है और उनकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ रखा है. जल्दी कर लेते हैं. क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर इज़ 1. सो देखो, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी है 1920 के. फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गई, 4th ऑप्शन 1947. हिंद मजदूर सभा 1948. यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949. तो ऑप्शन बन गया ए. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैच द फॉलोइंग है एंड कुछ रेवोल्यूशन दे रखे हैं और फिर उसके बाद दे रखे हैं उनके संस्थापक के नाम। तो इसके इनके के हिसाब से जो आंसर है वो है आंसर नंबर 1। ए का हो जाएगा 4, बी का है 3, सी का हो गया 1 एंड डी का हो गया 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर से मैच द फॉलोइंग है, सिमन कमीशन हो गई, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है 3। ए का आ जाएगा 3। ए का है 3 1927, बी का बन रहा है 142, सी का बन रहा है 46 एंड डी का आ गया 1935। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। कौन है जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं है? ये भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। फ्रूइड हो गया, रॉगर हो गया, मैस्लो हो गया, मैक्स वेबर हो गया। मैक्स वेबर तो सोशियोलॉजिस्ट है, आंसर होगा 4। Motor development is concerned with getting along with people, language development, development of moral character, use of hand, leg and finger, etc. So इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4। बेसिकली मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है हाथ पैर का डेवलपमेंट, बेसिकली मूवमेंट। मोटर इज बेसिकली मूवमेंट, ठीक है, तो मूवमेंट से रिलेटेड होगा, तो दैट इज व्हाई इट्स यूज ऑफ हैंड, लेग एंड फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो पॉलिटी से रिलेटेड, ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम पॉलिटी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये टीपीएस भी पूछ लिया, फेडरल सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये वो दे रखे हैं कि किन देशों से ये सब लिया गया है। तो द राइट आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर 3। मैच कर लेते हैं। ए का बन रहा है 3, बेसिकली टीपीएसपी इज फ्रॉम आयरलैंड, फेडरल सिस्टम वी हैव टेकन इट फ्रॉम कनाडा, फंडामेंटल राइट्स यूएसए एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर फ्रॉम सोवियत यूनियन। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3। ओके, next question is one बहुत छोटा है। Which of the following are the important features of social democratic mixed economy model of development? 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। coexistence of public and private sector enterprises and nationalization of key industries, national planning by state authorities for industrial development, allocation of resources and job are done through bureaucratized political control, care is taken for the redistribution of wealth through progressive taxation, the state implements welfare state policies like minimum wage, social insurance, pension, full employment. So the right answer for this is question number 36 would be option number 2, A, B, D, E. A, B, D and E. Option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक्ट आ गया, ठीक है। एक्ट बहुत आएंगे। Which among the following is not included under जन धन योजना स्कीम? इसमें से कौन है जो इंक्लूडेड नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बेसिकली जनधन योजना के अंदर इसका मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, ये सब आता है। पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो जनधन योजना स्कीम के अंदर नहीं आता। जनधन समझते हो, जिसमें बैंक अकाउंट्स खोले गए फ्री में, ठीक है, और इसमें जितना भी जैसे कुछ डिफरेंट स्कीम्स का जो भी पैसा है, जैसे अटल पेंशन योजना इज बेसिकली वेरी कॉमन एग्जाम्पल। तो इसमें जितना भी पेंशन मिलता है, ठीक है, जो भी लोग उसके लिए एलिजिबल है, वो सब जो पैसा है वो डायरेक्ट इनके जनधन अकाउंट में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है। ये फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो द राइट आंसर वुड बी 2। इट्स वेरी 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मेट्रीलोकल। दिस इज बेसिकली सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन। तो मेट्रीलोकल का क्या मतलब है? मैरिड कपल लिव्स विद वुमेन्स पेरेंट, मैरिड कपल लिव्स सेपरेटली फ्रॉम देयर पेरेंट, मैरिड कपल लिव्स विद द मैन्स पेरेंट एंड मैरिड कपल लिव्स विद देयर एक्सटेंडेड फैमिली। मैट्रीलोकल का मतलब यही है, मैट्री मीन्स फीमेल और लोकल मतलब रेसिडेंस के लिए बोला गया है। तो जहाँ फीमेल का घर, बेसिकली जो दुल्हनिया है, दुल्हनिया का जो घर है, दुल्हनिया के पेरेंट्स का जो घर है, तो मैरिड कपल लिव्स विद द वुमेन्स पेरेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फ्रेंड, सही करते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन मैच द फॉलोइंग। और कुछ टैक्स दे रखे हैं, कुछ एक्सेस ड्यूटीज दे रखी हैं, टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ड्यूटीज वाले सब दे रखा है। तो इसका बेसिकली मुझे आंसर नहीं पता एंड द एनटी हैज गिवन द आंसर दैट टू बी 4। चलिए चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक्सरसाइज ड्यूटी। टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेसिकली वेल्थ टैक्स, इज बेसिकली टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है मोटर व्हीकल टैक्स। ओके, ओह माय गॉड, तो उसने सही किया है, 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। Occupational structure refers to, what it refers to, distribution of working persons across primary, secondary and tertiary sectors of the economy, size of the labor force in a country, number of people are living in a country, nature of different occupation, and the right answer for this would be 1.
Okay, distribution of working persons across primary, secondary and tertiary sectors of the economy. Now the next question is, फिर से कुछ मैं द फॉलोइंग दे दिया, अभी कुछ स्कीम्स दे रखी हैं और फिर यहाँ पे उसके किस साल वो लागू हुए थे वो दे रखा है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस वुड बी 2, ऑप्शन नंबर 2. मैच कर लेते हैं. ये हृदय जो हो गया उसका आंसर हो गया 2015 फॉर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण इज बेसिकली 2016. फर्स्ट स्वच्छता अभियान अर्बन इट्स 2014 एंड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना दैट्स 2024. ये मैं भी पहली बार सुन रही हूँ. तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. फिर से हमको एक मैच द फॉलोइंग आ गया. फिर से लॉस पूछ रहे हैं. ठीक है, तो ये वाला लॉ तो पहले भी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी था. तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1. ठीक है, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 एंड डी का हो जाएगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वॉज लॉन्च इन 2016 और उसका एम क्या था वो बेसिकली पूछ रहे हैं. कुछ 5 एम्स दे रखे हैं और हमारा जो सही है आंसर वो है 2, ए ओनली. टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट. तो बेसिकली इसका आंसर दे रखा है एंटी में ट्रू, कि ये जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आई थी ये इसलिए आई थी टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स फॉर क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया. तो इसके कुछ एक्ट रखे हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की कैटेगरी के अंदर आते हैं ये वाले. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1. ठीक है, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट हो गया, चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट हो गया, ये तो पॉस्को हो गया एंड हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आएगा इसमें, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ये सब. इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर से कुछ एक्ट्स चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड ट्रेड यूनियन ये सब दे रखे हैं. ठीक है, और इसमें हमें बताना है इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4. देख लेते हैं. ए का 2. तो फर्स्ट सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इसका आंसर हो जाएगा ये 29 अक्टूबर 29 नवंबर 1919. ट्रेड यूनियन एक्ट आ गया 1926 में. ये पहले भी क्वेश्चन था, ट्रेड यूनियन एक्ट का ऊपर भी क्वेश्चन आया था. चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट इज बेसिकली दिस 1986 एंड फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट पास्ड इन इंडिया दैट इज 1881 में रिलीज हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रॉस नेशनल इनकम का क्या मतलब है. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड वैल्यूज ऑफ देयर प्रॉपर्टी. ओके, ये रेसिडेंसी होता है. जीडीपी में होता है कि जो अगर फॉरनर्स भी आ रहे हैं तो वो बाउंड, क्योंकि हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर वो सब सामान प्रोड्यूस हो रहा है, पैसा जो भी कैलकुलेशन है इनकम जनरेट हो रही है तो सब जीडीपी में इंक्लूड होता है. फिर द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंड द आंसर वुड बी this number of unemployed people size of labor force into 100, that is 1. Next question is which one of the following is not an important trade and investment policy reform, and the right answer would be option number 4, E only. तो not an important trade and investment policy reform, तो ये जो devaluation हुआ रुपए का that is not a important trade and investment policy reform. तो आंसर 4, सॉरी आंसर नंबर 4. फिर अगेन कितने मैच द फॉलोइंग पूछते हैं भाई. एक मिनट. हाँ, फिर से मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है. इसमें कुछ मुझे लग रहा है बुक्स, ये सब बुक्स के नाम है. ठीक है, और ये उनके ऑथर्स दे रखे हैं. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. देख लेते हैं कौन है 1 में. लेबर इन कंटेम्प्रेरी इंडिया प्रवीण झा ने लिखी है. चाइल्ड लेबर इन इंडिया लक्ष्मीदार मिश्रा. बॉर्न टू वर्क चाइल्ड लेबर इन इंडिया इट्स नीरा बुरा एंड ग्रेप्स ऑफ अर्थ इज जॉन स्टीनबेक. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ये बुक्स हैं और ऑथर्स है, तो बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछ लेते हैं. ठीक है, हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लेते. सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, थिंकर्स के नाम दे दिए थे, स्कॉलर्स के नाम दे दिए थे, एंड देन दे आस्क्ड अबाउट कि इनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया आर. अब ये मेक इन इंडिया एक और स्कीम है. ठीक है, और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें वो बताना है. एंड हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4. ओके, तो देख लेते हैं बी एंड सी. To promote India as an important investment destination, and C is to promote India as a global hub is manufacturing design and innovation. थोड़ा बहुत मिस्टेक इंडिया से भी हो जाता है. ठीक है, ये 4th ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
छोटा छोटा लिख देते हैं, छोटू छोटू लिख देंगे। SDI मेजर्स द मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स द एवरेज अचीवमेंट इन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट द पार्ट ऑफ SDI। देखो फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है, पहले भी SDI पूछा था तो शॉर्ट ऑप्शंस दे रखे थे, अभी भी सेम ही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, लोगों का बहुत बवाल चल रहा है, मटा रहे हैं। सेकंड जो है इसका कह रहे हैं कि सही है, मतलब नहीं है, SDI के पार्ट नहीं है। अ सफिशिएंट बैंक बैलेंस मेजर्ड एज सेविंग्स, तो दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे बड़ा करना पड़ेगा। Next question is neoliberalism emerged in the dash, pushing an agenda of the free trade and removal of import substitution industrialization policy, and the right answer for this would be fourth 1980 1980s, मतलब 1980s में ही आया। यहाँ देखिए गलत कर दिया गया है, गलत करने पर -1 हो जाता है, सही आंसर पे +4 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर ट्रेड यूनियन एक्ट वाज पास। ओके, ट्रेड यूनियन अभी मैच द फॉलोइंग में करके आ रहे हैं, द आंसर इज 1926। नहीं देखा, देखो एक ही पेपर में कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछ लेंगे। मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया था, ये तो क्या डायरेक्ट था, उसमें पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑफ कोर्स इट्स सुप्रीम कोर्ट बाबा, ओह सॉरी थर्ड सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रिवर्स। देखो फिर से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दैट वुड बी ऑप्शन ए, मतलब 1 ABD। पीपल इन सोसाइटी आर हायरार्किकली रैंक, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सोशल पोजीशन ऑफ पर्सन इज एक्सक्राइब्ड, मतलब बाय बर्थ योर पोजीशन इज फिक्स्ड बाय बर्थ, कि तुमने ये कमाया नहीं है, तुम पैदा हुए हो इसलिए तुमको ये जगह मिली है। ठीक है, नेपोटिज्म ओके, तो दिस फोर्थ, सॉरी इसका आंसर हो गया 1 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो इसमें जो राइट आंसर है वो है 3 ABD। तो डेथ रेट्स हैज डिक्लाइन ड्यू टू एडवांसमेंट इन पब्लिक हेल्थ एंड बेटर न्यूट्रिशन, एंड अनजस्ट सोशल ऑर्डर अलाउ प्रिविलेज माइनॉरिटी टू लिव इन लग्जरी वाइल मेजॉरिटी आर फोर्स टू लिव इन पॉवर्टी। ये ऑप्शंस दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। पॉवर्टी एंड स्टार्वेशन आर कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रेदर देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नो, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है कि गरीबी और भुखमारी जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से है, ना कि अनइक्वल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से। बेवकूफ़ी भरा कुछ ये स्टेटमेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स आर हाई बिकॉज बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट आर हाई। नो भाई, डेथ रेट भी इतना जा रहा है, डेथ रेट भी इतना है, बर्थ रेट भी इतना है, भाई इक्वल होकर बैलेंस नहीं हो जाएगा। साइंस नहीं पढ़ी, इनको ऑप्शन का ज्ञान नहीं था। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स आर हाई एज बर्थ रेट्स हैव डिक्लाइंड एंड एपिडेमिक डिजीजेस आर बीइंग कंट्रोल्ड। अच्छा, बर्थ रेट घट रहा है तो पैदा ही कोई नहीं हो रहा, तो कौन सा पॉपुलेशन ग्रोथ करा रहे हो। हाँ, तेरा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये फिर से जो है वो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 A का 4। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 50, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 17, टाइम यूज सर्वे 19, मतलब 2019, हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिशन सर्वे इज बेसिकली 2024। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट बाबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच मिनिस्ट्री डज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO कम्स। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये बात हमें भी पता थी, देख रहे हैं, देख रहा है, सब लोग देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। ओके, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। सो आंसर है इसका 2 कनाडा, मतलब कौन पार्ट है, तो कनाडा, जापान, ओह माय गॉड, जर्मनी, USA। इंडिया है ही नहीं, वाह। इसलिए कहते हैं करंट अफेयर पढ़ा करो, मैंने नहीं पढ़ा, देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डेवलप ह्यूमन एंड मॉरल वैल्यूज इन अ चाइल्ड। कैसे करोगे। असेंबली ऑफ चिल्ड्रन, यूनियन ऑफ चिल्ड्रन, अनलर्निंग ऑफ वैल्यूज, प्रॉपर सोशलाइजेशन। भाई प्रॉपर सोशलाइजेशन करूंगा, ठीक है, प्रॉपर सोशलाइजेशन से ही होगा। प्रॉपर सोशलाइजेशन करो, वैल्यूज को मत भुलाओ। यूनियन ऑफ चिल्ड्रन से क्या होगा, असेंबली ऑफ चिल्ड्रन से क्या होगा, ठीक है। एक ऑप्शन तो दिया अनलर्निंग ऑफ वैल्यूज, अब बच्चा तमीज भी भूल जाओ ठीक है, बड़ा डेवलप करोगे और वैल्यूज ही डेवलप करनी है और अनलर्निंग ही करना है। वाह 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 वाह, मजा आ गया, सुन के मजा आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफेंस मैकेनिज्म्स। ओह माय गॉड, मुझे तो पता होना चाहिए, मेरे भी है ना प्रोजेक्शन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन। ये नहीं होता, ये मुझे पता है भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ABCD चेक कर लेते हैं क्या थर्ड आंसर ही सही है। एक मिनट, देखा भाई, अपना ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली आते हैं क्वेश्चंस, ये एक बहुत ही जनरल टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे पेपर्स में आता है। सोशोलॉजी में भी शायद आया था और सोशल वर्क में भी आता है। ओह, दिस इज करंट अफेयर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एक मिनट,
अकॉर्डिंग टू human development report, which is India's rank in terms of human development index out of 191 countries. बताओ 36 है, 136 है, 132 है, 144 है, 152 है, and the right answer would be option number 2. Oh my god, बेंजी सही करके आई है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. 132 बेसिकली इंडिया की जो अभी रैंक आई 2021 एंड 2022 में, अभी शायद रिसेंट में भी आई है, 23 की भी शायद रिलीज कर दी गई है, लेकिन 21 और 22 का देखो पूछा गया है. तो इससे ये पता चलता है, एक मिनट, इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, ये सब और एक्ट्स हैं ये सब, तो ये थोड़े आगे पीछे के पता होने चाहिए. रिसेंट का भी पता और उसका थोड़ा पुराना भी पता कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली फिर से मैथ द फॉलोइंग आ गया, और ये एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है. ठीक है, ये कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम दे रखे हैं और इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ थ्योरी डेवलप करी है या कुछ भी इनसे रिलेटेड कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, विच इज ये ऑप्शन नंबर 2. तो इसका हो जाएगा 2 का 4. तो सिगमंड फ्रॉइड है साइकोएनालिसिस, कार्ल जंग इज एनालिटिक साइकोलॉजी, कैरन जो हो गया वो डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के, एल्फ्रेड जो हो गया वो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के हैं. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट होगा. यहाँ भी सही हुआ है. सही आंसर के मिलेंगे 4, गलत आंसर का मिलेगा -1. ठीक है, और नहीं आंसर करोगे तो 0. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो इसमें से कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मनरेगा का? पहला है एम्प्लॉयमेंट फॉर, एक मिनट, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल रूरल हाउसहोल्ड, 1 member per household who are willing to work 150 days per year, free registration with a job guarantee within 15 days of application, fixed minimum wage with weekly payment, at least a third of employee must be women. तो इसका आंसर है 1. एनटी ने यही दिया. मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे भी याद कुछ आ रहा है. वैसे 100 days होता है ना शायद, क्यों 100 days होता है ना, 150 days नहीं होता है. बिल्कुल गजब कंफ्यूज होगी लग रहा है लड़की. 4th करके ना. फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एपेक्स बॉडी विच कोऑर्डिनेट्स the functioning of different financial institutions working for the expansion of rural credit in India. इसका आंसर मुझे लगता है नबार्ड होना चाहिए. ऑप्शन नंबर 2. लेट अस चेक ऑल्सो. हाँ, नबार्ड. तो ये जितनी, ये इट्स एन एपेक्स बॉडी, मतलब टॉप बॉडी, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी, एपेक्स बॉडी. इट्स इन, मतलब नबार्ड इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि हैं फॉर रूरल क्रेडिट इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट्स एक्शंस अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन. और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पढ़ा करके अपन देख लें. लिविंग हाई टैरिफ्स टू डिस्करेज इंपोर्ट्स एंड एनकरेजिंग द कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, devaluation of rupee to promote inflow of foreign exchange, allowing the private banks to take decision independent of the RBI restrictions, fixing process of certain industrial goods in order to support increasing consumption of these goods to boost the manufacturing industry. And the right answer is 3rd one, that is B and C is correct. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. इसमें बताना है कौन कौन से, 5 में से. और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, ABCD, एग्रीरियन, मर्चेंटाइल, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, नियोलिबरल मॉडल एंड सोशल डेमोक्रेटिक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट अ कैपिटलिस्ट मॉडल. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. कौन है जो नहीं है मेंबर? उसका आंसर हो जाएगा 3. कौन कौन देखो मेंबर है, इसका मतलब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का जो चेयरपर्सन है वो होगा. ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का भी हेड जो होगा वो इसका मेंबर होगा. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का भी हेड जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर है. लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो कमीशन वो है, कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो नहीं है इसका मेंबर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेसिकली फिर से मैथ द फॉलोइंग पूछ लिया है. ठीक है, तो इसमें नाबार्ड है, इंडियन ऑयल हो गया, महारत्न. अच्छा ठीक है, तो ये मैं एक और बात इसमें मेंशन करना चाहती हूँ. ये तो मैथ द फॉलोइंग है, इसमें कुछ तो करंट अफेयर से रिलेटेड है. ठीक है, मतलब बेसिकली उन्होंने तो अपनी इकोनॉमी के बेसिस पे या जो भी उनका डिज़ाइन करने का तरीका रहा हो, लेकिन इसमें जैसे जो ये मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है, ये इंडियन ऑयल या जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये जो इंडियन ऑयल है वो तो ये बनी है शायद क्या बोलते हैं इसको, महारत्न ना ये, और टी जो है वो नवरत्न है. ठीक है, पावर ग्रिड. तो बेसिकली इन दोनों में से कोई अभी रिसेंट में या तो महारत्न या नवरत्न में से नवरत्न बने. तो ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है. ठीक है, नाबार्ड इज बेसिकली रूरल क्रेडिट हो गया और RDBI फाइनेंस टू लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेम वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद द लेबर इशूज. ILO भाई साहब, ILO. तो एक मिनट, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिसी ऑफ एपेथाइट इज रिलेटेड टू रेस. इट्स रेस. वही
काला गोरा वाला चक्कर, जिसके लिए नेल्सन मंडेला इतने साल जेल गए, इतने साल उन्होंने आंदोलन किया। तो इसका जो आंसर है वो है रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कंसीडर्ड एज अ सक्सेसफुल एग्जांपल इन द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव। ये अमूल है, अमूल हमारी गुजरात भैया जी, गुजरात में है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिलिनियल इन सोसाइटी। ये एक सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा खासी। ठीक है, क्योंकि खासी ट्राइब जो है वो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। मैट्रिलिनियल का मतलब होता है जो, जैसे पैट्रिलिनियल में होता है हम लोग फादर की साइड से हमारी लीनियज काउंट होती है, इसमें मदर की साइड से हमारी लीनियज काउंट होगी। मैं मतलब मदर के बाद उसकी डॉटर बनेगी हेड ऑफ द फैमिली, फिर उसकी डॉटर बनेगी हेड ऑफ द फैमिली। कहते हैं ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और ये सब जितने राइट्स हैं वो सब औरतों हो जाएंगे। ठीक है, तो 1। नेक्स्ट रहेगा, फिर से मैं द फॉलोइंग आ गया। अरे बाप रे बाप, ये सोशियोलॉजी का है। ठीक है, जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज कार्ल मार्क्स, प्रॉब्लम ऑफ रूपेट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस बेसिकली बी.आर. अम्बेडकर, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। गोखले जो थे वो महात्मा गांधी जी के वो थे, शायद गुरुजन थे, मतलब वो पॉलिटिकल गुरु थे, सॉरी। एंड डेवलपमेंट एज फ्रीडम इज बेसिकली अमर्त्य सेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का 2, बी का 1, सी का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 3। ये आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वेल्थ ऑफ नेशंस। मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन पूछना चाहिए था, बिकॉज लेबर स्टडीज का पेपर दे रहे हो, पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए था। द वेल्थ ऑफ नेशन इज बेसिकली एडम स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस पेपर को सॉल्व करते करते हमें एक चीज़ का एहसास हो गया कि हमें डेवलपमेंट स्टडीज़ का पेपर को जब हम फोकस कर रहे हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें सोशियोलॉजी पढ़नी है, बेसिक पढ़नी है, ज़्यादा गहरी नहीं पढ़नी है। हमें थिंकर्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। मेन थिंकर्स हैं, क्लासिकल थिंकर्स थे, कार्ल मार्क्स, वेबर, डर्कहाइम, अगस्ट कॉम्ट। ये सब क्या है, बेसिक है और बहुत ही मतलब ये क्लासिकल थिंकर्स हैं। ये मेन थिंकर्स आते हैं जब आप किसी चीज़ से, जब आप सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं तो यही मेन थिंकर्स है जो सबसे पहले आते हैं। फिर दूसरा हो गया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जो बेसिक है जैसे फ्रूड हो गए, मैस्लो हो गए, इनके सबके डेवलपमेंट स्टेजेस या इनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब हमें पता होने चाहिए। तीसरा इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन, ऑफकोर्स इसका लेबर स्टडीज, लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज पेपर है तो फिर लेबर लॉज हो गए। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड कोई एक्ट्स है, गवर्नमेंट के ही एक्ट्स कह रही हूँ मैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जनधन योजना वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उम्मीद रहती है कि वो आएगा क्वेश्चन। ठीक है, सभी पेपर्स में आता है, ये डेवलपमेंट स्टडीज की नहीं बात कर रही हूँ, ये सभी पेपर्स में आता है। जहाँ भी गवर्नमेंट टैक्स पूछे जाते हैं वहाँ पे उम्मीद होती है कि अटल पेंशन योजना या जनधन योजना से कोई ना कोई रिलेटेड, या उज्ज्वला योजना से कोई ना कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, बाकी रहा हमारा और किस चीज़ का सवाल, सोशियोलॉजी हो गई। हाँ, जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, पॉलिटी वही डेवलप, वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, कहाँ से लिया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो बेसिक जो ये शुरू में पढ़ते हैं, चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, ये सब के क्या ईयर्स हैं, ये सब हमें पता होने चाहिए। ठीक है, ये सब पेपरों में ये जनरल क्वेश्चन है, ये जीएस है। ठीक है, ये आपको, और ये जीके है ऑफकोर्स, तो ये आपसे पूछ ली जाएगी। स्टैटिक जीके ये बदली नहीं कर सकती, ये पूछी जाएगी, तो आपको पता होनी चाहिए। तो दिस वॉज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज पेपर, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट जिन्होंने सीईटी पीजी डेवलपमेंट स्टडीज का पेपर दिया है। आई होप सब अच्छा हो, एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर।